Assalamualaikum everyone. Welcome back to Step Up Medicos. In this video, we will discuss about cancer therapy. So let's start our topic. देखें, जो सेल साइकिल होता है इसके कौन से फेज होते हैं। सबसे पहले देखें सेल साइकिल में हमारे पास जो एम फेज होता है माइटोटिक फेज, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है G1 फेज होता है, ठीक है, ग्रोथ जो होता है ग्रोथ 1। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा फेज होता है G1 के बाद एस फेज आता है, सिंथेसिस फेज होता है जिसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है। देन उसके बाद कौन सा फेज होता है G2 फेज होता है, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है एम फेज, ठीक है। तो ये साइकिल इस तरह चलता है हमारे पास, ठीक है। जो सेल साइकिल होता है इसमें एम फेज होता है, G1 एस और G2 फेज होता है। ये तो सारी हमारे पास जो है सेल्स की बातें। अभी देखें, जो हमारे पास जो ड्रग्स है ना, जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, ये हमने पढ़नी है कि ये किस लेवल पे जाके एक्ट कर रही हैं। ये सेल साइकिल पे जाके सेल साइकिल डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये डीएनए पे जाके एक्ट कर रही हैं, ये न्यूक्लियोटाइड पे जाके एक्ट कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो देखें, जो हमारे पास सेल साइकिल डिपेंडेंट ड्रग्स हैं उनमें सबसे पहले आप देखें, जो जो एम फेज का जो एम फेज में जो माइटोसिस हो रही है, जो उसको स्टॉप करती है, जो ड्रग्स होती हैं, वो हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स। और इसमें कौन सी ड्रग्स हैं जो आपने याद रखनी है, वो क्या है टैक्सेंस हैं, जिसमें आपने याद रखना है पेक्लीटेक्सेल, ठीक है, पेक्लीटेक्सेल, ठीक है, पेक्लीटेक्सेल। तो ये ड्रग्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर, और ये एम फेज में माइटोसिस होता है उसको जो है स्टॉप कर रही है, उसको इनहिबिट कर रही है, ओके। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास एस फेज में कौन सी ड्रग्स होती हैं जो एस फेज में जाके सिंथेसिस डीएनए की जो स्टॉप कर रही हैं। तो वो ड्रग्स देखें जो डीएनए जो होती है हमारे पास जो डीएनए के लेवल पे जाके एक्ट कर रही हैं। तो वो ड्रग्स देखें एस फेज में जो होती हैं, वो जो एक्ट करती हैं। तो वो ड्रग्स उसमें कौन सी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। वो कौन सी एंटी मेटाबोलाइट्स हैं। अब वो कौन सी ड्रग्स हैं, वो देखें हमारे पास क्लिड्रीबीन है, सेटेराबीन है, 5-फ्लोरोयूरासेल है, हाइड्रोक्साई यूरिया और मिथोट्रैक्सेट है, ठीक है। तो ये ड्रग्स जो है आपने याद रखनी है, थायोप्यूरिन भी, ओके। ये जो ड्रग्स हैं ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अब देखें उसके अलावा जो हमारे पास ड्रग्स हैं, अब जो उसके अलावा ड्रग्स हैं सॉरी, तो देखिए वो हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं जो G2 फेज पे भी एक्ट कर रही हैं और हमारे पास एस फेज पे भी एक्ट कर रही हैं। वो कौन सी ड्रग्स हैं, तो वो टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर होती हैं, टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर्स होती हैं। वो जो ड्रग्स होती हैं ना, वो ड्रग्स ड्रग्स होती हैं, वो जाती हैं और डीएनए की जो क्वाइलिंग होती है ना, क्वाइलिंग अनक्वाइल करती हैं डीएनए को। जो वैसे नॉर्मली टोपो आइसोमरेज का फंक्शन क्या होता है, वो अनक्वाइल करते हैं, लेकिन ये जब ड्रग देते हैं तो ये उनको इनहिबिट कर देते हैं टोपो आइसोमरेज को, जिसकी वजह से डीएनए की क्वाइलिंग अनक्वाइलिंग नहीं होती, जिससे क्या होता है उससे होगा डीएनए के आगे जो होता है वो रेप्लिकेशन वगैरह नहीं होती, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इस पे कौन सी ड्रग्स होती हैं, इटोपोसाइड होती हैं, टीनोपोसाइड और टेनिपोसाइड, और इसके बाद एरिनोटिकैन और टिपोटिकैन, ठीक है। तो ये ड्रग्स ना, इनको हम आगे एक्सप्लेन जो तीन के एक्सप्लेनेशन में करता हूँ, ठीक है। पहले अभी आपने जस्ट इनका कंसेप्ट देख लें। देन उसके बाद देखें जो G2 फेज और एम फेज पे जाके ड्रग एक्ट कर रही है एम फेज पे, वो कौन सी ड्रग है, तो वो हमारे पास ड्रग है बेलियोमाइसिन। तो ये जो ड्रग्स अभी हमने पढ़ी है माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर होगी, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर होगी। उसके बाद हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स हो गए, टोपो आइसोमरेज हो गए और बेलियोमाइसिन होगी। ये ड्रग्स हैं सेल साइकिल डिपेंडेंट। अब जो सेल साइकिल इंडिपेंडेंट ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं, वो आपने कौन सी याद रखनी है, तो उनमें आपने याद रखने हैं हमारे पास प्लाटीनियम कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास सिस प्लाटीन वगैरह होती हैं, कार्बोप्लाटीन सिस प्लाटीन वगैरह। और उसके बाद अल्कलेटिंग एजेंट है, उनमें हमारे पास कौन से हैं, तो एंथ्रासाइक्लिन बुसल्फेन हो गया। और ये आपने ड्रग्स आपने याद रखनी, बुसल्फेन हो गया, ठीक है। और आपने उसके अलावा कौन सी याद रखनी है, डेक्टियोमाइसिन, ठीक है। तो ये आपने ड्रग्स याद रखनी है, ठीक है। अभी आप देखें जो कैंसर थेरापी है इसका टारगेट देखें। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड से जो होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड से मिलके क्या बनता है, डीएनए बनता है। न्यूक्लियोटाइड से मिलके क्या बनता है, डीएनए। अब न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसको उधर से न्यूक्लियोटाइड की प्रोडक्शन जो नहीं होने देती, जो स्टॉप कर देती हैं, तो वो कौन सी ड्रग्स है हमारे पास, वो होती है मीथोट्राइक्सेट होती है, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। मीथोट्राइक्सेट है या, और उसके अलावा कौन सी है, 5-फ्लोरोयूरासेल, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा और कौन सी ड्रग्स हैं, और कौन सी ड्रग्स हैं, और ड्रग देखें। और हमारे पास कौन सी है, थायोप्यूरिन है और हाइड्रोक्साई यूरिया है। ये सारी जो ड्रग्स हैं ये वाली, ये न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस को स्टॉप कर रही हैं। अब डीएनए की जो सिंथेसिस है उसको कौन स्टॉप कर रहा है, उसको कौन इनहिबिट कर रहा है, तो वो हमारे पास अल्कलेटिंग एजेंट्स होते हैं,
प्लाटीनियम कंपाउंड होते हैं और क्रॉस लिंक करवाते हैं जो डीएनए को, वो होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ड्रग्स देख लें, अल्कलाइजिंग एजेंट हमारे पास होगी, ठीक है, ब्लियोमाइसिन होगी, एंथ्रासाइक्लिन वगैरह, एटोपोसाइट, टिनोपोसाइट, टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर होती हैं 1 और 2, ठीक है। तो ये ड्रग्स हैं डीएनए के लेवल पे जाके एक्ट कर रही हैं। और उसके बाद जो सेल की डिवीजन हो रही होती है, ठीक है, सेल की डिवीजन जब होती है तो वो कौन सी ड्रग्स हैं, तो वो आपने ड्रग याद रखनी है टैक्सेंस, ठीक है, टैक्सेंस, ओके। और टैक्सेन में कौन सी ड्रग है, तो आपने याद रखनी है जो माइक्रोट्यूब्यूल की जो असेंबली होती है, डिस असेंबली करवाती हैं, ठीक है। तो इनहिबिट करवाती हैं डिस असेंबली को माइक्रोट्यूब्यूल की। तो ये होती है हमारे पास टैक्सेंस, जिसमें पैक्लीटैक्सेल वगैरह ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पे जाके एक्ट कर रही हैं, वो यहाँ पे मिटोसिस सेल की डिवीजन नहीं होने दे रही। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। अभी जो हम एंटी ट्यूमर ड्रग करते हैं, देखें एंटी ट्यूमर में हम जो मैंने कहा था सबसे पहले, अब देखें हम ड्रग देखते हैं ब्लियोमाइसिन। तो ब्लियोमाइसिन जो ड्रग है, ब्लियोमाइसिन ये G2 और M फेज पे जाके एक्ट कर रही है। ये देखें, ये जो होती है G2, ये जो ड्रग है हमारे पास, ये ब्लियोमाइसिन जो G2 को इनिबिट कर रही है और M फेज पे जाके भी एक्ट कर रही है। तो ये दोनों, इसका G2 और M फेज पे जाके एक्ट कर रही है। और ये करती क्या है, ये इंड्यूस करवाती है, जनरेट करती है फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल जनरेट करती है, फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल जनरेट करती है। अब ये जो फ्री रेडिकल होते हैं, ये जाते हैं डीएनए के ऊपर और डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, उनको ब्रेक करवा देते हैं, ठीक है, ब्रेक करवा देते हैं डीएनए स्ट्रैंड को, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना, ये जो होती हैं फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं और फ्री रेडिकल जो होते हैं डीएनए के ऊपर एक्ट करते हैं और डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनको ब्रेक करवा देते हैं, ठीक है। जिससे जो क्या होता है, डीएनए की जो होती है हमारे पास आगे अगर एप्लीकेशन जो होती है वो आगे स्टॉप हो जाती है, ठीक है। आगे जो होती है वो सेल की जो होती है, वो जो सेल का न्यू बनना है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब ये जो ड्रग्स होती हैं, आपने जो ड्रग्स का एक तो आपने इनका मैकेनिज्म देखना है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको इनके जो होते हैं कुछ जो इनके जो प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ जो कॉमन इनके साइड इफेक्ट हैं वो आप देख लें। माइलो सप्रेशन को आते हैं, सारी जो हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग्स है, माइलो सप्रेशन, ठीक है। माइलो सप्रेशन से क्या मतलब बोन मैरो को सप्रेस करते हैं, जिससे हमारे पास हेमेटोपोइसिस नहीं होगी सही से, जिससे क्या होगा, उसको अनीमिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा और प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉरी, अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और न्यूट्रोपिनिया वगैरह होगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके अलावा और क्या करवाती हैं ये वाली ड्रग्स, ये वाली एलोपेशिया वगैरह करवाती हैं, ठीक है, जो होती है हमारे पास जो बाल जो होते हैं वो जट जाते हैं, एलोपेशिया, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, ये एंटी कैंसर ड्रग की कॉमन फीचर्स हैं, कॉमन इनके साइड इफेक्ट हैं। तो अभी देखें ब्लियोमाइसिन करे थे, तो इसका जो होता है, इसका जो क्लिनिकल यूज़ है टेस्टिकुलर कैंसर, आपने याद रखना है, इसको होजकिन लिम्फोमा में देते हैं। किस में देते हैं, होजकिन लिम्फोमा में, होजकिन लिम्फोमा में। तो आपने इसका यही यूज़ याद रखना है, होजकिन लिम्फोमा, होजकिन लिम्फोमा, ठीक है। होजकिन लिम्फोमा में हम इसको देते हैं, होजकिन लिम्फोमा में। उसके अलावा ये इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, ये पल्मरी फाइब्रोसिस करवा देती है। तो ये इसका एमसीक्यूज है कि पल्मरी फाइब्रोसिस जो ड्रग है ये कौन सी करवाती है, वो हमारे पास है ब्लियोमाइसिन। और भी कुछ ड्रग्स हैं, तो इसका भी आपने ये याद रखना है कि जो होती है पल्मरी फाइब्रोसिस करवाती है। और उसके अलावा माइलोसप्रेशन होगी, एलोपेशिया होगा। और साथ ही आपने याद रखना है स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन करवाती है, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन करवा देती है, ठीक है। तो आपने जो इसका बोलना नहीं है वो क्या है, पल्मरी फाइब्रोसिस है, होजकिन लिम्फोमा में इसको यूज़ करते हैं और ये फ्री रेडिकल जनरेट करके डीएनए के स्ट्रैंड को ब्रेक कर देती है। तो ये है हमारे पास ब्लियोमाइसिन, ठीक है। अब उसके बाद जो ड्रग्स हैं, एंथ्रासाइक्लिन, ठीक है। अब उसके बाद देखें डेक्टिनोमाइसिन क्या है, डेक्टिनोमाइसिन। अब ये जो डेक्टिनोमाइसिन है ड्रग, ये वाली जो ड्रग्स होती है, ये क्या करती है, जो डीएनए से आरएनए बनना होता है, डीएनए से आरएनए बनना होता है, डीएनए से आरएनए, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए जो बनना होता है, तो ये ड्रग यहाँ पे आके एक्ट करती है और डीएनए से आरएनए की प्रोडक्शन को जो होती है वो स्टॉप कर देती है। वो क्या कर देती है, स्टॉप, ओके। जो डेक्टिनोमाइसिन होती है, और इसको किस में यूज़ करते हैं, इसका यूज़ क्या है, इसको आपने याद रखना है, जो विलियम ट्यूमर होता है और एविंग सार्कोमा, एविंग सार्कोमा होता है और विलियम ट्यूमर होता है, ठीक है। एविंग सार्कोमा और विलियम्स ट्यूमर। तो ये जो है अब इसका जो साइड इफेक्ट है, तो वो आपने इसका जो होता है वो माइलोसप्रेशन है, तो वो सारी ड्रग जो होती है एंटी कैंसर ड्रग वो करवा रही होती हैं। उसके अलावा देखें ये इतनी इंपॉर्टेंट भी ड्रग नहीं है। अब देखें नेक्स्ट जो ड्रग है ये इंपॉर्टेंट है, देख ये एंथ्रासाइक्लिन जो ड्रग्स होती हैं, जिसमें डोक्सोरुबासिन और डोनोरोबासिन, ये दोनों ड्रग्स होती हैं, ये भी ब्लियोमाइसिन की तरह फ्री रेडिकल जनरेट करती हैं, फ्री रेडिकल। और ये जो होती हैं डीएनए की होती है वो डिस्ट्रक्शन करवा देती हैं, ब्रेक करवा देती हैं। और सेकंड एक और फंक्शन इनका होता है, एक और काम होता है, ये इनहिबिट कर देती हैं टोपो आइसोमरेज को। टोपो आइसोमरेज क्या करता है, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल डीएनए है, डीएनए, ठीक है। डीएनए की जो अनकॉइलिंग हो रही है ना, अनकॉइलिंग हो रही है, ये कौन करवा रहा है, जो हमारे पास जो होती है उसकी जो सॉरी उसकी जो कॉइलिंग हो रही है ना, कॉइलिंग जो होती है हमारे पास अनकॉइलिंग करवा रहा होता है, ठीक है। तो वो कौन करवा रहा होता है, वो हमारे पास करवाते हैं, वो कौन सी जो होती है हमारे पास
जो टोपो आइसोमरेज है, ये इसकी कॉइलिंग हो जाती है कॉइलिंग, तो इसको अनकॉइल कौन करवा रहा होता है, वो करवाता है टोपो आइसोमरेज। तो टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर है, वो कौन इनहिबिट कर रहा है इसको, डोक्सोरुबासिन, डोनोरुबासिन और फ्री रेडिकल जनरेट करके डीएनए की सिंथेसिस को भी स्टॉप कर रहा है। तो ये होता है इनका जो फंक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब ये यूज़ किस में करते हैं, जो भी सोलर ट्यूमर है, जिसमें हमारे पास होता है स्टमक का ट्यूमर हो गया, ठीक है, हमारे पास गैस्ट्रिक ट्यूमर हो गया, कोई भी सोलर ट्यूमर है उसमें यूज़ करते हैं, लिम्फोमा वगैरह, ल्यूकीमिया में, लिम्फोमा में यूज़ करते हैं। अब इसका जो आपने फीचर नहीं भूलना, इसका साइड इफेक्ट नहीं भूलना, वो क्या है, तो ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवाती है। क्या करवाती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। तो ये आपने जो है नहीं भूलना इसका। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं, तो वो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं। तो एंटी मेटाबोलाइट्स मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी ड्रग्स हैं जो एस फेज और जी, जो हमारे पास एस फेज पे जाके एक्ट कर रही हैं, जो डीएनए की जो सिंथेसिस है उसको स्टॉप कर रही हैं। तो ये अभी हम पढ़ते हैं। तो देखें, ये जो ड्रग्स होती हैं एंटी मेटाबोलाइट्स होती हैं हमारे पास, जो थायोप्रीन होती हैं, जिसमें एजोथायोप्रीन होती है, एजोथायोप्रीन, एजोथायोप्रीन, ठीक है, एजोथायोप्रीन होती है। अब देखें एजोथायोप्रीन, ये देखें एजोथायोप्रीन अगर हम किसी को देते हैं तो ये आगे किस में कन्वर्ट होती है, एजोथायोप्रीन। तो ये कन्वर्ट होती है एच, इसको कन्वर्ट करवाता है HGPRT, जो होता है हमारे पास एंजाइम होता है जिसको कन्वर्ट करवा देता है किसके अंदर, इसको कन्वर्ट करवा देता है 6-मरकैप्टोप्यूरिन के अंदर, 6-मरकैप्टोप्यूरिन के अंदर, ठीक है। और ये इसका क्या है, एक्टिव मेटाबोलाइट्स है। ये क्या है, ये एक्टिव मेटाबोलाइट है, एक्टिव मेटाबोलाइट्स है, ठीक है। अब ये जो ड्रग है ना, इस ड्रग का क्या प्रॉब्लम होता है, अगर इस ड्रग के साथ हम किसी को दे दें, ठीक है, ये 6-मरकैप्टोप्यूरिन है, 6-मरकैप्टोप्यूरिन है, ठीक है। अब देखें फिर उसके बाद क्या होता है, 6-मरकैप्टोप्यूरिन होती है, ये हमारे पास जैंथीन ऑक्सीडेज इसके ऊपर एक्ट करता है। जैंथीन ऑक्सीडेज कौन सा एंजाइम होता है, जैंथीन, जैंथीन ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज एक्ट करता है इसके ऊपर, और इसको जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट करवा देता है, ठीक है, जैंथीन ऑक्सीडेज होता है। तो इसको हमारे पास जो होता है ये कन्वर्ट हो जाती है जैंथीन ऑक्सीडेज, इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, और जैंथीन ऑक्सीडेज इसको जो होता है वो कन्वर्ट करवा देता है किसके अंदर, जैंथीन ऑक्सीडेज। ओके, तो जो नेक्स्ट ड्रग्स है हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, कौन सी है, एंटी मेटाबोलाइट्स। हमारे पास कौन सी ड्रग्स है, एंटी मेटाबोलाइट्स हैं। तो अब देखें जो एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग्स होती हैं, ये ड्रग देखें, यहाँ पे जो सेल साइकिल का जो एस फेज होता है, एस फेज होता है जहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है, तो यहाँ पे जाके एक्ट करती हैं ये सारी एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग। तो ये अभी हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो ड्रग है थायोप्यूरिन है। तो देखें थायोप्रीन में कौन सी है, एजोथायोप्रीन, एजोथायोप्रीन, ठीक है, एजोथायोप्रीन। अब ये जो एजोथायोप्रीन होती है, ये इस पे एंजाइम एक एक्ट करता है, कौन सा एंजाइम होता है इसमें, एंजाइम एक एक्ट करता है HGPRT, ठीक है, HGPRT। ये एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करवा देता है किसके अंदर, इसको जो होता है कन्वर्ट करवाता है, देखें 6-मरकैप्टोप्यूरिन के अंदर। अब 6-मरकैप्टोप्यूरिन यहाँ पे ये एक्टिव मेटाबोलाइट है, ये जो मेटाबोलाइट होता है ना ये एक्टिव मेटाबोलाइट है, ठीक है, एक्टिव मेटाबोलाइट है, ठीक है। तो अब ये जो होता है इसको कन्वर्ट कौन करवाता है, इसको कन्वर्ट करवाता है जो जैंथीन ऑक्सीडेज होता है, जैंथीन, जैंथीन, सॉरी, देखें जैंथीन ऑक्सीडेज, ये इसको कन्वर्ट करवा देता है किसके अंदर, यूरिक एसिड के अंदर, यूरिक एसिड के अंदर, ठीक है, यूरिक एसिड के अंदर। अब देखें इसमें आपने कंसेप्ट एक समझना है कि अगर कोई पेशेंट है वो एजोथायोप्रीन ले रहा है, ठीक है, एजोथायोप्रीन ले रहा है या 6-मरकैप्टोप्यूरिन ले रहा है, 6-मरकैप्टोप्यूरिन। अब जो है एजोथायोप्रीन की जो अब जो इसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो एक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज होता है, ठीक है, इसका मेटाबॉलिज्म इनएक्टिव फॉर्म में होता है, मेटाबोलाइट्स होता है इनएक्टिव फॉर्म में नहीं होता, वो एक्टिव फॉर्म में होता है, वो 6-मरकैप्टोप्यूरिन। अब इसने अगर कन्वर्ट होना होता है किसके अंदर, यूरिक एसिड के अंदर, और ये इसको कन्वर्ट कौन करता है, जैंथीन ऑक्सीडेज। तो अगर हम इसको इसी टाइम किसी को ड्रग दे रहे हैं साथ हम एलोप्यूरिनोल, ठीक है, एलोप्यूरिनोल,
नोल एलोप्यूरिनोल ड्रग देंगे तो ये जो ड्रग होगी ये जाके इस एंजाइम पे जाके एक्ट करेगी, ये वाले एंजाइम को करवा देगी इनहिबिट ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को। जब इसको इनहिबिट करवा देगी तो अब जब साथ उसको एजोथायोप्रीन भी दे रहे हैं हम ड्रग ये वाली, ठीक है, ये वाली ड्रग भी साथ उसको चल रही है, तो फिर क्या होगा, फिर जो होगा कि उसका जो होगा उसकी जब इसकी कन्वर्जन होगी 6 मरकप्रोप्यूरिन में, तो ये आगे एंजाइम ही नहीं है, ये वाला ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो होगा एंजाइम नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। जब ये एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये होगा 6 मरकप्रोप्यूरिन का लेवल जो होगा वो इंक्रीज कर देगा। जब ये लेवल इंक्रीज कर देगा तो ये एक्टिव मेटाबोलाइट है, तो जब इसका लेवल इंक्रीज करेगा तो इसकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी किसी को आपने जो होता है जो एजोथायोप्रीन देनी है तो आपने ये आपने ध्यान रखना कि उसको एलोप्यूरिनोल जो होती है वो जो होती है वो उसका जो होती है वो टॉक्सिसिटी करवा सकती है। बट हम क्या करते हैं, हम उसको साथ एलोप्यूरिनोल दे देते हैं बाज़ औक़ात। वो क्यों देते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि हम जो एजोथायोप्रीन है इसकी डोज को कम कर देते हैं, ठीक है, डोज को कम कर देते हैं। जब डोज को कम करेंगे तो हमारे पास जो होगी अवेलेबिलिटी इसकी जो होगी वो ये आगे जो होगी वो यूरिक एसिड में नहीं जाएगी, तो इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जिस तरह हम जो होता है थोड़ी सी डोज पे भी जो होता है एजोथायोप्रीन का जो होता है वो एक्शन ले सकते हैं। तो ठीक है, तो ये इस तरह के आपने इसको एमसीक्यू पॉइंट से याद रखना है कि इसकी एलोप्यूरिनोल अगर हमने जो डोज है उसकी दे रहे हैं, मेन जो उसकी डोज हमारे नॉर्मल डोज दे रहे हैं, तो उसकी बाद उसकी हम साथ उसको एलोप्यूरिनोल भी दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर जो होगा उसको टॉक्सिसिटी हो सकती है, बट बाज़ औक़ात हम डोज उसकी कम कर देते हैं और साथ एलोप्यूरिनोल भी दे देते हैं, जिससे क्या होता है सिर्फ 6 मरकप्रोप्यूरिन होता है, ये आगे होता है यूरिक एसिड में चेंज नहीं होता और इसकी जो होती है हमारे पास एक्टिव मेटाबोलाइट होता है और ये हमारा एक्शन होता है वो नॉर्मल करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है इसके अंदर। अभी देखें इसकी जो होती हैं इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, इसको यूज़ किस में करते हैं, तो ये हमारे पास जो ड्रग्स होती है ना रूमाटाइड आर्थराइटिस में जो होती है ड्रग यूज़ करते हैं रूमाटाइड आर्थराइटिस में, एसएलई में आपने याद रखनी है, और अक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, ठीक है, एसएलई अक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। अब इसका जो साइड इफेक्ट है तो वो आपने याद रखना है कि ये जो होती है हमारे पास जब एलोप्यूरिनोल के साथ देंगे तो ये होती है 6 मरकप्रोप्यूरिन होती है, ये जो होती है इसका जो होती है इसकी वजह से इसकी टॉक्सिटी हो सकती है बॉडी के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा लीवर जीआई की टॉक्सिटी करवा देती है, लीवर और जीआईटी की टॉक्सिटी करवाती है। माइलोसप्रेशन जो होता है वो सबका कॉमन साइड इफेक्ट है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ओके। नेक्स्ट जो ड्रग है, नेक्स्ट ड्रग देखें हमारे पास, ये ड्रग आप जो होती है छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद देखें ड्रग हमारे पास कौन सी है, 5-फ्लोरोयूरासेल, 5-फ्लोरोयूरासेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये वाली 5-फ्लोरोयूरासेल। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह एक्ट करती है। तो देखें यूरोडीन यहाँ पे हमारे पास होता है जो जिसमें हमारे पास प्यूरिमडीन की सिंथेसिस होती है वो किस तरह होती है, तो देखें इसके जो लास्ट स्टेप्स होते हैं यूरोडीन मोनोफॉस्फेट होता है। अब ये कन्वर्ट होना होता है किसके अंदर, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट के अंदर, ठीक है, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट के अंदर, ओके। अब इसको कन्वर्ट कौन कराता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है थाइमिडिलेट, ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है, थाइमिडिलेट, थाइमिडिलेट सिंथेस, ठीक है, सिंथेज एंजाइम होता है, ओके। और इसको जो होता है हमारे पास और क्या इसको कौन किस चीज़ की इसको जरूरत पड़ती है यूरोडीन मोनोफॉस्फेट से थाइम जो होता है डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में, तो होता है हमारे पास जो होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट भी इसमें यूज़ होता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट। और जब इसमें यूज़ होता है तो वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाईहाइड्रोफोलेट के अंदर, डाईहाइड्रोफोलेट के अंदर, ओके, डाईहाइड्रोफोलेट के अंदर। अब जो मैंने ड्रग आपको बताने लगा हूँ तो वो देखें जो हमारे पास थाइमिडिलेट सिंथेज है ना इसका इनहिबिटर क्या है, तो हम अगर किसी को 5-फ्लोरोयूरासेल दे दें, तो ये मैं आपको येलो से बनाने लगा हूँ, इसको हम दे दें 5-फ्लोरोयूरासेल। 5-फ्लोरोयूरासेल जो होती है वो ड्रग होती है, वो आती है और ये आके ड्रग यहाँ पे आके थाइमिडिलेट सिंथेज को इनएक्टिवेट कर देती है। जब इसको इनएक्टिवेट कर देगी तो अब हमारे पास जहाँ से जो होगा यूरिडीन मोनोफॉस्फेट जो होगा ये आगे कन्वर्ट नहीं होगा डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह जो होती है प्यूरिमिडीन की सिंथेसिस होती है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है, प्यूरिमिडीन की जो सिंथेसिस होती है ये स्टॉप हो जाती है। उसके अलावा अब ये तो हमारे पास आ गई 5-फ्लोरोयूरासेल। अब उसके बाद जो होती है टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो फोलेट की टेट्राहाइड्रोफोलेट होती है, ठीक है, फॉर्म होती है इसकी टेट्राहाइड्रोफोलेट, कन्वर्ट यूज़ होता है और खुद कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोफोलेट के अंदर। अगर इस तरह हो कि हम ये जो ड्रग है जो होती है हम और ये जो होता है ये इनएक्टिव होता है, अब इसने फिर दोबारा फंक्शनली एक्टिव होने के लिए इसको फिर जाना होता है किसके अंदर, टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर, और इसको इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, रिडक्टेज।
ये एंजाइम होता है, ये डाईहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर कन्वर्ट करवा देता है, ठीक है। अब अगर ये हो कि हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें, तो इस एंजाइम को कौन इनहिबिट कर सकता है? हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं मीथो ट्राइएक्सेट होती है, जो ड्रग होती है कौन सी होती है? मीथोट्राइएक्सेट होती है। उसके अलावा कौन सी ड्रग्स हो सकती है हमारे पास? आपने याद रखनी है, मीथोट्राइएक्सेट होती है, ठीक है। तो ये आपने ड्रग हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ड्रग होती है और कौन सी होती है, वो हमारे पास होती है जो सल्फा मिथोक्साजोल, ट्राइमिथोप्राइम सल्फा मिथोक्साजोल होती है, तो वो हमारे पास एंटीबायोटिक है, तो वो हमारा टॉपिक नहीं है अभी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ओके। तो देख लें, जो यूरिडीन मोनोफास्फेट होता है, इसने कन्वर्ट होना होता है जो होती है डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफास्फेट के अंदर, ओके, इसके अंदर कन्वर्ट होना होता है। तो हम जो होती है हमारे पास किस तरह कन्वर्ट होता है? हमारे पास एंजाइम एक्ट करता है, कौन सा? ये एंजाइम होता है थाइमिडिलेट सिंथेज। अगर हम इसको इनहिबिट कर दें तो वो किससे करते हैं? 5-फ्लोरोयूरासिल से। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ये हमारे पास यूरिडीन मोनोफास्फेट होगा, वो कन्वर्जन ही होगी। या हम इस तरह करेंगे, जो होती है टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है, ये जो यूज़ होता है, ये फिर उसके बाद किस किस फॉर्म में आ जाता है? डाईहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में। तो इसने फिर डाईहाइड्रो से टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में जाना होता है, ठीक है। तो अब जो होता है हमारे पास कौन सा एंजाइम इधर एक्ट करता है? डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अगर हम इसको जो होते हैं इनहिबिट करवा दें तो वो क्या होगा? यूरिडीन मोनोफास्फेट होगा, वो अगर कन्वर्जन ही उसकी होगी तो वो कौन सी ड्रग एक्ट करती है? तो वो हमारे पास होती है मीथोट्राइएक्सेट, ठीक है। तो ये आपने जितना दोनों ड्रग का 5-फ्लोरोयूरासिल और मीथोट्राइएक्सेट का मैकेनिज्म हो गया। तो देखें, 5-फ्लोरोयूरासिल होती है, ये जो ड्रग होती है इनहिबिट करती है, कौन सी ड्रग क्या इनहिबिट करती है? थाइमिडिलेट सिंथेज को। थाइमिडिलेट जो होता है सिंथेज को इनहिबिट कर देती है, ठीक है, इसको इनहिबिट कर देती है, ओके। अब इस ड्रग का यूज़ क्या होता है? जिससे क्या होता है हमारे पास डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट नहीं बनता, जिससे आगे न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास प्यूरिमडीन है, न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा। न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा तो आगे डीएनए की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब देखें इसका यूज़ किस किस में करते हैं, तो इसका यूज़ देख लें। इसको हम क्लोन कैंसर में यूज़ करते हैं, पेंक्रियाटिक क्लोन कैंसर, पेंक्रियाटिक कैंसर के अंदर। और उसके अलावा आपने जो याद रखना, बेजल सेल कार्सिनोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा। अब इसका जो साइड इफेक्ट है, तो वो आपने जो याद रखना है, जो आपने नहीं भूलना, वो क्या है? हैंड फुट सिंड्रोम करवाता है। हैंड फुट सिंड्रोम को होता है पाल्मर प्लांटर जो होता है ना हमारे पास, अरिथ्रो डिसइस्थीसिया करवाता है, ठीक है, अरिथ्रो डिसइस्थीसिया करवाता है। इसे हम हैंड फुट सिंड्रोम भी कहते हैं, ओके। जब ये टॉपिक आएगा तो फिर हम उसको उसमें पढ़ेंगे, ओके। हैंड फुट सिंड्रोम भी करवाता है। अब उसके अलावा देखें, नेक्स्ट जो है हमने पढ़ा था मीथोट्राइएक्सेट पढ़ा था। तो मीथोट्राइएक्सेट होती है, ये फोलिक एसिड का एनालॉग है, ठीक है, फोलिक एसिड एनालॉग है। ये इनहिबिट करवाती है किसको? थाइमिडिलेट जो होती है डाईहाइड्रोफोलेट, सॉरी डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। अब ये जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज होता है, ये जब इनहिबिट हो जाएगा तो हमारे पास जो होता है डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट की प्रोडक्शन नहीं होगी। ये नहीं बनेगा तो डीएनए की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये किस में यूज़ करते हैं? ये आपने हम यूज़ करते हैं ल्यूकीमिया के अंदर, लिम्फोमा के अंदर। और इसके अलावा आपने याद रखना है इसका जो इसके इम्पोर्टेंट हैं, जो इसके यूज़ हैं वो क्या है? तो इसको यूज़ करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी यूज़ करते हैं इसको, मेडिकल अबॉर्शन में विद मीजोप्रोस्टोल के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। तो मीजोप्रोस्टोल जो होती है ये हमारे पास यूट्रस की कंट्रक्शन करवाती है, ठीक है। और ये हमारे पास जो मीथोट्राइएक्सेट होती है, ये डीएनए की प्रोडक्शन नहीं होने देती, जिससे क्या होगा? सेल आगे प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हम जो होती है इसको जो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी और मेडिकल अबॉर्शन में भी यूज़ करवाते हैं। रूमाटाइड आर्थराइटिस में भी यूज़ होती है, ठीक है, रूमाटाइड आर्थराइटिस, जोरियोसिस में और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। तो ये इसके यूजेस आपने नहीं भूलने। अब इसके बाद इसका जो साइड इफेक्ट है, तो साइड इफेक्ट इसका क्या है? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखें। इसको पल्मरी फाइब्रोसिस करवा देता है, ये करवाता है पल्मरी फाइब्रोसिस। क्या करवाता है? पल्मरी फाइब्रोसिस करवाता है। उसके अलावा और क्या करवाता है? नेफ्रोटॉक्सिक होता है, नेफ्रोटॉक्सिक होता है, फोलेट की डेफिशिएंसी करवा देता है, फोलेट की। तो जब भी ये ड्रग देंगे तो हमने साथ उसको फोलेट देना होता है, क्योंकि बाकी सेल की भी तो प्रोडक्शन हो रही है, तो उनको फोलेट चाहिए, ठीक है। तो फोलेट जो होता है उसको साथ हमने देना होता है। तो फोलेट जो होती है हमने साथ फोलेट इनको देना होता है जब किसी को मीथोट्राइएक्सेट देते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या करवाती है? हेपेटोटॉक्सिक होती है, हेपेटोटॉक्सिक होती है, हेपेटोटॉक्सिक होती है, म्यूकोसाइटिस करवाती है। तो जब भी ये ड्रग हमने स्टार्ट करनी है, जब हमने स्टार्ट करनी है ये ड्रग, तो हमने जो होता है इससे पहले उस पेशेंट का एक्सरे करवाना होता है, ठीक है, उसका एल एफ टीज करवाना होता है, ठीक है। उसके अलावा उस पेशेंट का जो होता है सीबीसी करवाना होता है, सीबीसी, ठीक है, सीबीसी। ये पहले हमने स्टार्टिंग में एवरी 3 मंथ करवाना होता है, एवरी 3 मंथ करवाना होता है। देन उसके बाद हमने जो होता है एवरी एवरी मंथ करवाना है, स्टार्टिंग करने से पहले भी, फिर उसके बाद स्टार्टिंग में एवरी 3 मंथ करवाएंगे। देन उसके बाद सॉरी एवरी 1 मंथ करवाएंगे। देन उसके बाद हम एवरी 3 मंथ होगा, हम जो होता है ये जो होती है इसकी हम टेस्ट करवाते हैं, जो होती है हमारे पास एक्सरे करवाते हैं, एलएफटी करवाते हैं और सीबीसी वगैरह करवाते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस ना हो जाए उसको, ठीक है, उसको जो होती है जो लीवर डैमेज ना हो जाए। तो बाकी सेल का स्टेटस चेक करने के लिए हम जो होता है वो जो ब्लड के सेल्स होते हैं सीबीसी करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने, इसको हम डिटेल से जो है
मेडिसिन में भी करेंगे इस ड्रग को। ओके, उसके अलावा आप देखें, ये जो ड्रग होती है हमारे पास, ये ट्रेटोजेनिक भी होती है। ट्रेटोजेनिक होती है तो हमने प्रेगनेंसी के अंदर इस ड्रग को यूज़ नहीं करते, प्रेगनेंसी के अंदर इस ड्रग को यूज़ नहीं करते क्योंकि ये ट्रेटोजेनिक होती है। तो अभी एक बार दोबारा देख लें, अभी एक बार दोबारा देख लें, ये ड्रग की होती है माइलोसप्रेशन करवाती है, हेपेटोटॉक्सिक होती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाती है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस और कौन सी ड्रग करवाती है? ब्लेओमाइसिन करवाती है, ठीक है। और ये भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवा रही है, फोलेट की डेफिशिएंसी करवाती है। जब भी हमने देना उसको साथ फोलेट देना होता है। और नेफ्रोटॉक्सिक भी होती है, और जो होती है हमारे पास ट्रेटोजेनिक होती है। तो हम जो होती है इस ड्रग को जो है प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करते। तो ये पॉइंट आपने इस देख के इसके याद रखने हैं। ओके, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।